प्यारे बच्चों, अब हम चैप्टर 14 का दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रथम मुख्य फोकस से प्रारंभ होना है। इससे पहले हम लोगों ने प्रकाशिक केंद्र को हमने डिटेल पढ़ा था। तीनों स्थितियों में हमने जाना कि प्रकाशिक केंद्र कब लेंस के अंदर होता है, कब लेंस के पृष्ठ पे होता है और कब लेंस के बाहर दाईं तरफ होता है। ध्यान रहे, प्रकाशिक केंद्र तीनों स्थितियों में रहता मुख्य अक्ष पर ही है। ओके, अब हम लोग आते हैं प्रथम मुख्य फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। लेंस की मुख्य अक्ष पर ध्यान रहे, हम बात कर रहे हैं बार बार मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो लेंस की मुख्य अक्ष पर वो है निश्चित बिंदु, इस पॉइंट की चर्चा कर रहा हूं मैं, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें जा रही हैं यहाँ से, ठीक है, चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उस निश्चित बिंदु को ही प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। यह परिभाषा उत्तल लेंस के लिए है। अगर हम इसको दूसरे वे में लें, अवतल लेंस के लिए, तो लेंस की मुख्य अक्ष पर, अब यहाँ की बात कर रहा हूँ, मुख्य अक्ष पर वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत किरणें, डॉट डॉट मतलब प्रतीत किरणें, जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस निश्चित बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम मुख्य फोकस का मतलब समझ में आ गया। ये प्रथम मुख्य फोकस कहाँ पर होता है? लेंस के मुख्य अक्ष पर होता है। और देखिए, जो प्रथम मुख्य फोकस है, प्रथम मुख्य फोकस और प्रथम मुख्य फोकस से लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं। ये प्रथम मुख्य फोकस हो गया और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब आप एक बात समझ लिए भाई कि अब लेंस की दूरियां कहाँ से काउंट करेंगे? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। नोट करें इस बात को। अभी तक हम गोली पृष्ठ की बात कर रहे थे, चाहे गोली उत्तल पृष्ठ हो चाहे गोली अवतल पृष्ठ हो। उन दोनों पृष्ठों में जो दूरियां काउंट की थी वो हमने कहाँ से काउंट की थी? पोल से, ध्रुव से। गोली उत्तल पृष्ठ के पोल से दूरियां काउंट की थी, गोली अवतल पृष्ठ के पोल से दूरियां काउंट की थी। लेकिन अब हम लेंस में आ चुके हैं, तो लेंस की दूरी कहाँ से होगी? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये उत्तल लेंस है, इसकी दूरियां कहाँ से काउंट करेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। ये अवतल लेंस है, इसकी सारी की सारी दूरियां काउंट करेंगे इस प्रकाशिक केंद्र से जो लेंस के बीच में है। ये बात समझना होगा आपको। ओके, तो इतना समझने के बाद हम लोग अब पढ़ते हैं द्वितीय मुख्य फोकस, या मुख्य फोकस भी कहते हैं इसको। तो जैसा पहले पढ़ा था आपने प्रथम मुख्य फोकस, अब होगा द्वितीय मुख्य फोकस। इसको मुख्य फोकस भी कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। इसकी परिभाषा को गौर से समझें, जैसे कि चित्र से स्पष्ट हो रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर, ये सारी किरणें कैसी है? मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर फोकस होती है, जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस। यहाँ पर जो द्वितीय मुख्य फोकस है वही मेन मुख्य फोकस होता है। तो ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो मुख्य अक्ष का समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये किरण यहाँ से गई और अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिलती प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु को कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस या अवतल लेंस का फोकस कहते हैं। ओके, तो इतना तुमने समझ लिया है कि द्वितीय फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस कह सकते हैं। तो आप चित्र से स्पष्ट देख रहे हैं कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दाईं तरफ होता है, इसलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो सदैव धनात्मक होती है। इसके विपरीत अवतल लेंस के अंदर क्या देखा आपने? अवतल लेंस में जो मुख्य फोकस है वो अवतल लेंस से बाईं तरफ होता है। बाईं तरफ, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, ये बाईं तरफ है, इसलिए अब दूरी चूंकि लेफ्ट साइड में है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। ये समझना होगा। दूसरी बात एक और बच्चों समझना ध्यान से
कि जो प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वह अपवर्तन के पश्चात बिल्कुल सीधी निकल जाती है। आप गौर से देखें इसको, जो किरण, ये किरण जा रही ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली किरण कहीं पर भी उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। अब आता है मुख्य फोकस दूरी। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि अब जैसे ये फोकस है तो ये फोकस कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र C से द्वितीय फोकस तक की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, स्पष्ट है उत्तल लेंस में फोकस वास्तविक होता है, क्योंकि किरणें सब वास्तविक मिलती हैं, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती, तो ये कैसा हो गया, आभासी। तो आप समझ गए चित्र से, स्पष्ट है उत्तल लेंस में फोकस वास्तविक तथा अवतल लेंस में आभासी होता है। उत्तल लेंस फोकस दूरी धनात्मक, अवतल की ऋणात्मक होती है। यहाँ तक आप लोग प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब एक फार्मूला है जिसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो दर्पण के लिए था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन क्या, F बराबर R/2। ध्यान रहे, यह जो फार्मूला है ये वाला, ये केवल दर्पणों के लिए सत्य है, लेंस के लिए सत्य नहीं है, याद रखना होगा ये सूत्र। अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो कोई संबंध नहीं है, वो केवल दर्पण में है। उत्तल दर्पण के लिए भी है, अवतल दर्पण के लिए भी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पहुंचते हैं, वो है पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन। इसका एक और भी नाम है लेंस मेकर सूत्र का निगमन। तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिन लेंस, या ऐसे भी कह सकते हैं डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को समझने से पहले इतना ध्यान देना है जरूरी है कि इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। माध्यम समान का मतलब ये है कि मतलब इस लेंस के लेफ्ट साइड में भी वायु माध्यम और इधर भी क्या है, वायु माध्यम, दोनों तरफ मीडियम सेम हो। मीडियम सेम का मतलब दोनों तरफ अपवर्तनांक क्या है, सेम है। उस कंडीशन में हमें लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन करना है। ओके, तो अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने मान लिया है, पहले ही बता चुके हैं, इस कांच का अपवर्तनांक कितना, Ang, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक Ang वायु के सापेक्ष, और T लेंस की मोटाई। मैं पहले कह चुका हूँ पतले लेंस, यहाँ जो पतला लेंस का मतलब समझिए, पतले लेंस लिखा हुआ है, तो पतले लेंस का मतलब ये है क्या है कि यहाँ पर ये जो पतला लेंस लिखा है ना, मतलब इसकी मोटाई बहुत कम होगी। पतले लेंस का मतलब मोटाई काफ़ी कम होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब मेन तो डायग्राम समझना है। तो डायग्राम किस तरह समझेंगे, ये वस्तु O, यहाँ से प्रकाश किरण चली साफ, चित्र को साफ साफ बनाएंगे, और ये यहाँ टकराने के बाद इसमें अपवर्तन होना है। प्रकाश किरण लेंस के अंदर कुछ चलती है, उसके बाद ये डॉट 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 करके इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, I' पे बनता है। तो इस S1 P1 S2 पृष्ठ ने क्या किया, वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बनाया, I'। अभी आप इतना ही समझें। तो इस S1 P1 S2 पृष्ठ के लिए सारी बातें वही जो पढ़ चुके हैं। ध्यान रहे, गोली उत्तल पृष्ठ या गोली अवतल पृष्ठ दोनों के लिए अपवर्तन का एक ही सूत्र है। यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश किरण वायु से कहाँ जा रही है, ग्लास में। तो सारी बातें U बराबर U, V बराबर B', ठीक, N के स्थान पर Ang, R के स्थान पर R1। तो गोलीय उत्तल पृष्ठ जो की वाला है, इस गोलीय उत्तल पृष्ठ के सूत्र क्या है, N/B - 1/U N - 1/R। इस फॉर्मूले को लगाएंगे, उसकी वैल्यूज रखेंगे। N के स्थान पे Ang/B' -1/U Ang - 1/R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं समझता हूँ सबकी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक हो गया। अब दूसरा पृष्ठ कौन सा है साहब, ये वाला। अब दूसरे पृष्ठ को गौर से समझें, ये वाला पृष्ठ है। इस पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब I' बना था, पहले पृष्ठ ने बनाया था, दूसरे पृष्ठ के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका मतलब हो गया कि पोल P2 से I' तक की जो दूरी है वो अब U कहलाएगी,
और पोल P2 से I तक की दूरी क्या कहलाएगी, ये B कहलाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाया, I पर बनाया। तो ध्यान रखें S1 P2 S2 पृष्ठ के लिए वस्तु I डैश का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर बनता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब प्रकाश किरण गिलास से एयर में जा रही है, तो ध्यान रहे अपवर्तनांक क्या होगा, GNA। तो देख समझ लीजिए भाई, अब क्या करना है, U बराबर B डैश माइनस टी, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ T थिकनेस है और T इसकी बहुत कम है, तो उसको लगभग क्या बोलेंगे, लगभग B डैश, क्योंकि लेंस पतला है। क्लियर कर दिया है। V बराबर B, N के स्थान पे GNA और वो होता 1/ANG, R के स्थान पे R2। फिर वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, N बटे B माइनस 1/U बराबर N माइनस 1/R। इसमें सारी ये वैल्यूज को पुट करना होगा। पुट करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है, GNA/B 1/B डैश, ये सारा GNA के स्थान पर लिख सकते हैं 1/ANG। GNA के स्थान पर देखा 1/ANG आया, इसके स्थान पर 1/ANG। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, पेज नंबर नेक्स्ट पहुंचते हैं 7 पर। ANG का गुणा कर देना। जब ANG का गुणा करेंगे तो ऊपर ANG गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद आप देख रहे हैं थोड़ा सा एक्शन सीन मिलेगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा, यहाँ पर बचा है 1/B माइनस ANG बटे B डैश। यहाँ पर हो गया 1 माइनस ANG, चूंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या कहलाएगा, ANG माइनस 1। इस स्थान पर होगा 1 माइनस ANG, चूंकि बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। इस तरह से यहाँ पर निकल कर आएगा। तो अब इक्वेशन नंबर हमें फर्स्ट सेकेंड प्राप्त हुआ। फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड कर दें। ऐड करते ही क्या होगा, ये कट गया, दिख रहा। तो लेफ्ट साइड में हुआ 1/B माइनस 1/U बराबर ANG माइनस 1 को कॉमन ले लें तो क्या कहलाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ तक समीकरण नंबर 3 सफलतापूर्वक प्राप्त हो गया। अब एक बात आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर किसी भी प्लेन से वस्तु अनंत पर रखी है तो वह लेंस उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, फोकस पर बनाता है। तो बात साफ साफ लिखा हुआ, इफ U बराबर इन्फिनिटी तो V बराबर कितना, F। तो समीकरण नंबर 3 क्या कहता है यहाँ पर कि 1/F, UV के स्थान पे F, U के स्थान इन्फिनिटी, सब कुछ रख दिया। तो 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है, तो क्या सूत्र निकला, 1/F बराबर ANG माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। यही लेंस मेकर सूत्र है, यहाँ तक पहुँचना था। अगर हम समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को गौर से देखें, 3 ये है और 4 ये है, तो क्या गौर से देखें इसमें दोनों को कि 3 में और 4 में ये राइट साइड इसका राइट साइड बराबर है। जिन दो समीकरण में राइट राइट बराबर होता है तो लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर होता है। तो इन दोनों से क्या प्राप्त हो गया, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। यह इस सूत्र को लेंस फार्मूला कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों लेंसों में लेंस फार्मूला के नाम से ये फार्मूला बड़ा फेमस है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। इसके बाद अब समझना क्या है, अब तुमने ये लेंस मेकर सूत्र का निगमन हो गया। ये तब था जब लेंस के दोनों तरफ मीडियम कैसा हो, सेम हो। अब कंडीशन सेकेंड, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो। देखिए भिन्न भिन्न का मतलब, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस लेंस के, इस जो लेंस हमें देख रहा है, इस लेंस के लेफ्ट साइड में ऐसा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक N1 है, इसके राइट साइड में ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक N3 है, और इस खुद का लेंस का अपवर्तनांक कितना, N2 है। ये आप चित्र में स्पष्ट देख रहे हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर आप जो देखेंगे, जो हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियम का पढ़ा है सेम वही है। तो वस्तु O, यहाँ पे देखें, ये वस्तु O, यहाँ से प्रकाश किरण चलती है, ठीक, जहाँ चलती, जहाँ टकराती वहीं अभिलंब खींचेंगे, और S1 P1 S2 पृष्ठ का जो अभिलंब है वो उसके वक्रता केंद्र से होकर जाता है। पहले पढ़ चुके आप लोग, गोली पृष्ठ है और इसका वक्रता केंद्र C1 है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका अभिलंब। यानी S1 P1 S2 का अभिलंब हो गया ये वाला। चूंकि प्रकाश किरण N1 से N2 में जा रही, और यहाँ पे पहले क्लियर है कि N1 N2 से छोटा है, ठीक है, यानी N1 विरल है, N2 सघन है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यहाँ पर अभिलंब की ओर ये किरण अभिलंब झुक गई।
यहीं पे तुरंत स्केल रखें और डॉट डॉट करके पीछे ले आए। इसने कहाँ प्रतिबिंब बनाया? आई डैश पर। यानी S1 P1 H2 पृष्ठ का काम खत्म हो गया कि वस्तु O का इसने प्रतिबिंब बनाया कहाँ पर? आई डैश पर, जैसा भी पहले पढ़ा था। तो इस पृष्ठ के लिए U तो U है, V के स्थान पर B डैश, और यहाँ पर चूंकि प्रकाश किरण N1 से N2 में जा रही, तो हम क्या करेंगे? सूत्र वही लगाएंगे, N2 बटे B माइनस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। इस फॉर्मूले में हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए साहब, ये बहुत आसान है। यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट है। U दे रखा, V दे रखा, R। समीकरण नंबर फर्स्ट बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? दूसरा पृष्ठ। यहाँ चित्र में जरूर समझेंगे। दूसरे पृष्ठ में क्या है? दूसरा पृष्ठ S1 P2 S2। इस पृष्ठ के लिए आई डैश ये आभासी वस्तु का काम करता है। तो यहाँ से प्रकाश किरण आती प्रतीत हो रही है, ये किरण यहाँ तक पहुँची, फिर अभिलंब खींचा, ये वाला अभिलंब। अब चूंकि प्रकाश किरण N2 फिर N3 में जा रही है, और यहाँ हमें पहले पता है N2 बड़ा है और N3 छोटा है, यानी सघन से विरल में जा रही, तो प्रकाश किरण क्या होगा? इस अभिलंब से दूर हट जाएगी और उसका फाइनल प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आई पर बनेगा। तो ये इसका मतलब हो गया। अब आप सिर्फ और सिर्फ क्या देखें? अब केवल S1 P2 H2 पृष्ठ को देखें। इस पृष्ठ के लिए आई डैश वस्तु, आई क्या है? प्रतिबिंब, और कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से लेकर के P2 तक की दूरी क्या कहलाएगी? U। यहाँ तक चूंकि लेंस पतला है तो U बराबर क्या होगा? B डैश। ठीक, चूंकि इसकी मोटाई नगण्य है, C P2 डिस्टेंस नगण्य मानी जाएगी, U बराबर B डैश और V बराबर कितना? V। ठीक है। अब इसके बाद और n क्या? N3 और N2 रहेंगे, तो सूत्र वही लगाएंगे। क्या बनाएंगे सूत्र? N3 बटे B, N3 बटे B, N3 बटे B, N3 बटे B माइनस N2 बटे B, N3 माइनस N2 बटे R2। तो U के स्थान पर B के स्थान B, U के स्थान पर B डैश हो गया, और सारा सूत्र समीकरण नंबर सेकंड बिल्कुल सेम उस तरह प्राप्त कर लिया, ऐसे सूत्र था। अब गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए, गोल अवतल पृष्ठ के लिए उसी प्रकार से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइड में देखते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को गौर से देखें, फर्स्ट और सेकंड को, दोनों को हमने क्या किया? ऐड कर लिया। ऐड करते ही ये क्वेश्चन आसानी से प्राप्त हो जाएगी। यही पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन है, जबकि दोनों माध्यम कैसे हों? भिन्न भिन्न हो। तो ध्यान दीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला तभी होगा जब दोनों तरफ माध्यम कैसा होगा? समान। जब माध्यम भिन्न भिन्न होंगे तब उस कंडीशन में फॉर्मूला ये बनेगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट बन जाता है, किसी लेंस की फोकस दूरी निर्वात यानी वायु में न्यूनतम होती है। ध्यान रहे, निर्वात में फोकस दूरी न्यूनतम होती है, लेंस को अन्य माध्यम ले जाने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसका मतलब हो गया, अगर कोई चश्मा पहने हुए हैं, उसकी वायु में फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है, तो अगर उसको पानी में ले जाएंगे फोकस दूरी 20 से क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। अभी हम इसको विस्तार में समझेंगे। और जब फोकस दूरी बढ़ती है तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे, पेज पढ़ेंगे, क्षमता उसकी घट जाती है, क्योंकि उसकी क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। अब इसको आप सूत्र देखें, जैसे कि हमने लिखा हुआ है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/, इसको लेंस फार्मूला कहते हैं, अभी पढ़ चुके हैं। लेंस सूत्र में U का मान सदैव ऋणात्मक। अब सवाल उठता है कि ऋणात्मक क्यों होता है? कि वस्तु सदैव लेंस के लेफ्ट में रखी जाती है। F उत्तल लेंस में धनात्मक पढ़ चुके हैं और अवतल लेंस में ऋणात्मक होता है। V का मान प्रतिबिंब, V का मान क्या? वास्तविक के लिए वास्तविक प्रतिबिंब जो लेंस से दूसरी ओर बनता है धनात्मक, आभासी के लिए क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये सारी बातें समझ करके हम लेंस फार्मूले को अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन एक और पॉइंट बनता है यहाँ पर, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके थे कि प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी, वो आपने पहले पढ़ लिया। ध्यान रहे, यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न अपवर्तनांक के माध्यम हों, अगर दोनों तरफ माध्यम डिफरेंट होंगे, तब उस कंडीशन में प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस बराबर नहीं होगी। इसके विपरीत, यहीं पर जोड़ रहा हूं,
अगर लेंस के दोनों तरफ माध्यम सेम है, मतलब इधर लेफ्ट में वायु है, उधर भी वायु है, तब प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी में क्या रिलेशन होगा, F1 बराबर F2। बस चिन्ह मानस का आ जाएगा और कोई अंतर नहीं, एक पॉजिटिव एक ऐसा नेगेटिव, लेकिन दूरियां दोनों कैसी होंगी, बराबर। आगे बढ़ते हैं। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ये होता है 1/f बराबर n-1 1/r1-r2 भी पढ़ चुके लेंस मेकर फॉर्मूला से स्पष्ट है। लेंस की फोकस दूरी, यहाँ कंडीशन देखना भाई, किस पे डिपेंड करता है, लेंस की जो फोकस दूरी है लेंस के पदार्थ यानी कि कांच के अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। एन यहाँ पर क्या है, अपवर्तनांक है ये वाला। वक्रता त्रिज्याओं पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ प्रकाश के रंग, प्रयुक्त प्रकाश का रंग, हमने जो प्रकाश प्रयुक्त किया है उस प्रकाश के रंग पर डिपेंड करता है। कारण अब यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूं, आप लोग पिछले चैप्टर पढ़ चुके हैं कि अपवर्तनांक, भाई अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है, वॉलेट का होता है। जिस अपवर्तनांक ज़्यादा होगा फोकस दूरी कम, उल्टा 1/f लिखा हुआ है, इसका मतलब है। और अपवर्तनांक सबसे कम लाल का होता है, तो जिस कलर का अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसकी फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होगी। पहले पढ़ चुके कि NB इज ग्रेटर देन NR, इसका मतलब रेड कलर का अपवर्तनांक, सॉरी वॉलेट का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, रेड का अपवर्तनांक कम होता है। तो रेड का अपवर्तनांक कम होगा तो रेड की फोकस दूरी वॉलेट के फोकस दूरी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको समझ लिया सबने, तो हमने इसको स्पष्ट कर दिया है एन यहाँ पर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, ये न्यूमेरिकल के लिए है। जैसे कि आप देख रहे हैं एन फॉर न्यूमेरिकल। लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और उसकी प्रकृति में क्या परिवर्तन होगा। ठीक, ये पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक है। लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और उसकी प्रकृति में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए साहब, जब लेंस ये वायु में रखा हुआ है, दोनों तरफ वायु है, तब 1/f इन एयर, देखा है ना, f इन एयर मतलब वायु में फोकस दूरी का फॉर्मूला ANG-1 1/r1 1/r2 समीकरण नंबर फर्स्ट। बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब क्या किया, इसी लेंस को क्या डुबो दिया गया, द्रव में। अब यहाँ कंडीशन देखा राइट साइड की, लेंस ये है और ये बेचारा द्रव में डूब गया, ये हाँ पानी में डूब गया, कुएं में डूब गया मान लो ये। तो जब द्रव में डूब गया है तो अब लेंस के लेफ्ट साइड में द्रव और राइट में भी द्रव होगा, चारों तरफ द्रव होगा। अब क्या करना है, अब इसकी फोकस दूरी का सूत्र क्या, 1/f लिक्विड। ध्यान रहे यहाँ पर क्या लिखोगे, LNG, क्योंकि अब इस कांच के लेंस के चारों तरफ लिक्विड है तो LNG। यहाँ पर कांच तरफ क्या था, एयर, तो ANG। इतना याद रखो। अगर इस लेंस को डुबो दिया जाए दूध में तो क्या लिखोगे साहब, दूध NG। ठीक है, जैसे ऐसा लिक्विड हो, लेकिन दूध पारदर्शी नहीं है तो दूध में नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो LNG-1 1/r1 1/r2 समीकरण नंबर सेकेंड समझ लिया बहुत आसानी से। तो दो समीकरणों को आप समझ लीजिए, कोई भी रटना नहीं है। तो पहले तो एयर में निकालो फोकस दूरी, फिर निकालो लिक्विड में। ठीक है, अब डिवाइड कर दो साहब, डिवाइड फ्रॉम फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, डिवाइड किया, F ये R1 R2 पूरा कट जाएगा। तो यहाँ सूत्र ये निकल के आया, F लिक्विड बटे F एयर बराबर, इसको ना बार बार अपनी कॉपी पे करके देखिएगा, जब तक आप इस पर पेन चलाएंगे तभी कॉन्सेप्ट अपने हाथ में आएगा, रटना कुछ भी नहीं आपको। तो ANG-1 बटे LNG-1, तो यहाँ पर जो सूत्र बना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, F लिक्विड बटे F एयर बराबर ये, और ध्यान रहे LNG, मैं पहले चैप्टर बता चुका हूँ, पिछला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आ रहा है। LNG इसका सूत्र होता है ANG बटे ANL, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब F लिक्विड का सूत्र ये बन गया ANG-1 बटे ANL-1 इंटू। तो इस प्रकार से हमने जो F लिक्विड बराबर ANG-1 बटे ANG बटे ANL-1 इंटू F इन एयर, ये सूत्र प्राप्त कर लिया बच्चों। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी द्रव में लेंस को डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का सूत्र, उसका व्यंजक, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देख रहे हैं सम उभयोत्तल लेंस, मैं पहले बता चुका हूँ कि
कि सम उभयोत्तल लेंस, इसका मतलब दोनों वक्रता त्रिज्या कैसी होंगी, समान। पहले ही पढ़ चुके हैं। सम उभयोत्तल लेंस पता है, दोनों की त्रिज्या बराबर होगी, इन दोनों का वक्रता रेडियस कैसी होगी, बराबर होंगी। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है, यदि उस लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक कम है, ANL लेस देन ANG, उस कंडीशन में क्या होगा कि, तो आप पहले पढ़ चुके हो, किसी भी लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो F लिक्विड ग्रेटर देन F एयर, लेकिन प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। जैसे कि आप सूत्र से देख रहे हो, जब इसका ANL का मान छोटा है तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। कंडीशन नंबर सेकेंड है, अगर लिक्विड का अपवर्तनांक ग्लास के अपवर्तनांक के बराबर है, उस कंडीशन में उस द्रव में उस लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, अर्थात उस द्रव में उस लेंस की पावर 0 हो जाएगी, अर्थात उस द्रव में वह लेंस एक साधारण प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, किस परिस्थिति में किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर वह एक साधारण प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो आपको जवाब देना है, यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो वह लेंस एक साधारण प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तीसरी और लास्ट कंडीशन क्या है, अगर लिक्विड का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, उस कंडीशन में F लिक्विड जो ज्ञात करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। इसका मतलब है वह लेंस की प्रकृति उसकी बदल जाएगी। जो F लिक्विड का मान ऋणात्मक आने का मतलब होता है कि उस द्रव में लेंस को डुबोने पर उसकी प्रकृति बदल जाएगी, अर्थात जो लेंस वायु में उत्तल था, अब उस द्रव में वह लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और अगर अवतल लेंस वायु में है तो उस द्रव के अंदर वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल है वायु का बुलबुला, यानी वायु लेंस कहते हैं उसको, वायु लेंस कहते हैं, वो स्वतः उसकी उत्तल होती है। तो वायु लेंस को जल में अवतल लेंस की तरह कार्य करता, वजह क्या है, वायु का अपवर्तनांक कम, जल का अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो जब वायु लेंस को जल के अंदर डाल देते हैं, वायु अंदर पहुंच जाती, तो वो एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अब एक काम के सवाल है, एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस को 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ANG का मान दे रखा है, सब कुछ स्पष्ट है। फोकस दूरी वायु में कितनी, 20 सेंटीमीटर, F इन एयर 20 सेंटीमीटर, लिक्विड का अपवर्तनांक 1.3 है, गिलास का अपवर्तनांक 1.5 है, F लिक्विड हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, रखो उस फॉर्मूले के अंदर, वैल्यू पुट, आंसर गेट। तो F लिक्विड की वैल्यू कितनी आएगी, 65 सेंटीमीटर आएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो नेक्स्ट पेज नंबर 9 पे आ गए हैं, इस पेज नंबर 9 पर क्या करना है, प्रैक्टिस का काम है। आपको स्केल और पेंसिल की सहायता से इन किरण आरेख को बार बार बनाना होगा, समझना होगा। यहाँ हम क्या करना है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उनकी विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रख दे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो समझना है। उत्तल लेंस की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कंडीशंस हैं। इन 6 पोजीशंस पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, और उसका किरण आरेख क्या है, ये समझना। बहुत आसानी से आप समझ सकते हो उसको उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में एक बात बड़ी स्पष्ट है, उत्तल लेंस की प्रत्येक स्थिति में, वस्तु की प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अवतल लेंस की 3 स्थितियां मिलेंगी, इसमें केवल एक स्थिति है, नेक्स्ट वीडियो में 2 स्थितियां होंगी। तो अवतल लेंस की प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनेगा, यानी काल्पनिक बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो पहला कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे रखी हो, वस्तु अनंत पे रखी हो, तब प्रतिबिंब की पोजीशन क्या होगी, लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर बनेगा। दूसरी ओर द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस भी कहते हैं, आप लोग पहले पढ़ चुके हो। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, ये किरण आरेख हो गया। तो इस प्रकार से आप सभी बच्चे इस किरण आरेख को बार बार बनाते हुए आगे समझने का प्रयास करेंगे।
और एक बात समझ लीजिए कि इसमें कुछ खास पॉइंट है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात उसे फोकस से गुजरना होता है। जो प्रकाश किरण क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर जाती है, वो सीधी निकल जाती है। ठीक, ये बात समझना होगा। जो प्रकाश किरण फोकस जाती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये कुछ बातें अगर आप ढंग से समझ लें तो ये किरण आरेख बनाना बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अवतल लेंस का आप देखेंगे तो ये किरण कहाँ रखी, अनंत पर रखी। अनंत से जाने वाली किरण अपवर्तित हुई और पीछे मिलेगी। ठीक, ये किरण यहाँ रही। ऐसा चित्र हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, ऐसा जो मुख्य फोकस इसका है, द्वितीय फोकस पर बन रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज का ये वीडियो यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद जो है, अब जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे अवतल लेंस की 2 स्थितियाँ और देखेंगे, उससे किरण आरेख बनाना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक यह वीडियो, सेकेंड वीडियो यहाँ समाप्त हो जाता है। तो इसमें आपको काफ़ी काम मिला है, इसको काम को कर करके देखेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 2 चैप्टर अगर आपने पूरा मास्टरी कर ली तो फिर लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से हम लोग इसको पूरा समाप्त कर देंगे। इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी